Excuse number 29. The alpha particle and proton are moving with equal velocity. The ratio of wavelength will be. The ratio of wavelength will be. अब सिंपल यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन है. अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन. यहाँ पर क्या है कि मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी. उसका वेलोसिटी क्या है? सेम है. मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है. दोनों की वेलोसिटी सेम है. अब आप सिंपल आप अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की क्या है वेवलेंथ की रेशियो आपसे पूछ रहे हैं. तो सिंपल यहाँ पर आपको पता भी है कि मैंने एक रिलेशन आपको बताया कि लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी. सही है. और एम वी की जगह मोमेंटम भी ले सकते हैं. और मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं कि दोनों की वेलोसिटी से वेलोसिटी तो कांस्टेंट, जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो रिलेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है. सही. तो इसलिए एच तो प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है? कांस्टेंट. तो सिंपल क्या बच गया? वेवलेंथ का मास के साथ कौन सा रिलेशन बन गया? इनवर्स. तो सिंपल वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m. सही है. वेवलेंथ का मास के साथ इनवर्स रिलेशन. तो सिंपल आप रेशियो लिखो यहाँ पर. वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन. सिंपल यहाँ पर आप लिख सकते हो ना, वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन. सही है. इज इक्वल टू, अब वेवलेंथ और मास का इनवर्स रिलेशन है तो इसलिए ऊपर क्या आएगा? मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. अब ये बात आपको मैंने बताया भी है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 गुना ज्यादा है प्रोटॉन से. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम टू द मास ऑफ प्रोटॉन. ये बात आपने भी याद रखना है. जबकि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 गुना ज्यादा है चार्ज ऑफ प्रोटॉन से, जबकि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 गुना ज्यादा है. अल्फा पार्टिकल का मास क्या है? 4 गुना ज्यादा है प्रोटॉन के मास से. तो सिंपल यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन, यहां पर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन सही है डिवाइडेड बाई एमपी का मतलब क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन. और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 गुना, मतलब 4 गुना ज्यादा है मास ऑफ क्या है? प्रोटॉन से. तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 4 टाइम ऑफ एमपी, मतलब 4 गुना ज्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन से. सही है. तो सिंपल मास ऑफ प्रोटॉन और मास एमपी एमपी के साथ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. सिंपल आपके साथ आंसर क्या आ गया? ऊपर क्या बच गया? 1. नीचे क्या बच गया? 4. तो 1:4 आपके साथ क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 1:4 आपके साथ. द रेशियो ऑफ वेवलेंथ इसका क्या है? क्योंकि पहले अल्फा पार्टिकल और बाद में प्रोटॉन की वन है तो इसलिए आपसे रेशियो भी क्या पूछ रहे हैं? रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन. तो रेशियो आपके साथ क्या आ गया? 1:4. तो इसलिए 4:1 नहीं, 1:4. ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट. इसके बाद द करेक्ट ग्राफ विल बी. अब इनमें से करेक्ट ग्राफ क्या होगा? सिंपल वही रिलेशन आपने याद रखना है कि वेवलेंथ का प्रोटॉन के साथ इनवर्स रिलेशन है या वेवलेंथ का प्रोटॉन के साथ इनवर्स, मतलब ना डायरेक्ट रिलेशन है. ग्राफ क्या है? वेरिएबल आ रहा है, मतलब चेंजिंग है, कांस्टेंट नहीं है. जबकि इसी में क्या लिखा है कि वेवलेंथ का प्रोटॉन के साथ, सॉरी ये प्रोटॉन नहीं है, ये क्या है? मोमेंटम. इसलिए मैंने ऊपर एरो लगाया क्योंकि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. तो इसलिए वेवलेंथ का मोमेंटम के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है, तो ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है. जबकि वेवलेंथ और प्रोटॉन, जबकि वेवलेंथ बिल्कुल, सॉरी प्रोटॉन नहीं, मैंने फिर प्रोटॉन कह दिया, वेवलेंथ बिल्कुल मोमेंटम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो इसलिए ग्राफ क्या आ रहा है? स्ट्रेट आ रहा है. तो आपको एक रिलेशन अभी मैंने बता दिया, इसको अभी मैं मिटा रहा हूं. अभी मैंने एक रिलेशन आपको बताया कि अगर आपने प्रोटॉन की वेवलेंथ फाइंड करनी है या आप प्रोटॉन की क्या है, आपने क्या फाइंड करना है? मोमेंटम फाइंड करना है. अगर आपको वेवलेंथ गिवन था तो प्रोटॉन इज इक्वल टू, सॉरी मोमेंटम इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई लेमडा. तो मोमेंटम और लेमडा का कौन सा रिलेशन? इनवर्स. h तो पहले से ही कांस्टेंट, जब h क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट वैल्यू है तो इसलिए h तो प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है. तो इसलिए मोमेंटम का वेवलेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन. मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. तो सिंपल ग्राफ भी क्या आएगा? कर्व. तो ऑप्शन ए में मोमेंटम और वेवलेंथ और मोमेंटम में ग्राफ क्या आ रहा है? कर्व. तो ऑप्शन ए ही क्या होगा? करेक्ट होगा. जबकि ऑप्शन सी में डायरेक्ट रिलेशन, ऑप्शन बी में डायरेक्ट रिलेशन, ग्राफ वेरिएबल आ रहा है. और जबकि ऑप्शन डी में क्या लिखा है कि बिल्कुल वेवलेंथ मोमेंटम पर डिपेंड नहीं करता. बिल्कुल ये तीनों ग्राफ गलत है. जबकि ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है. MCQ नंबर 31. कॉम्पटन इफेक्ट विल बी परफेक्टली ओकर. कॉम्पटन इफेक्ट विल परफेक्टली ओकर एट. आपसे कह रहा है कि कॉम्पटन इफेक्ट किस एनर्जी पर, मतलब सिंपल कह रहा है नीचे क्या है? एनर्जी गिवन है कि किस एनर्जी पर कॉम्पटन इफेक्ट क्या होगा? परफेक्टली क्या होगा? ओकर होगा, मतलब होगा. ऑप्शन ए मिलता है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या है? मतलब एनर्जी का क्या होना चाहिए? 0.5, मतलब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी का ज्यादा होना चाहिए, जबकि एनर्जी का 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए. किस तरह अजीब ऑप्शन लिखा हुआ है कि एनर्जी का 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, जबकि एनर्जी का 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. बिल्कुल ये तो रिवर्स लिखा है. ऑप्शन बी में ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता. एनर्जी 1 से ज्यादा होना चाहिए जबकि एनर्जी 0.5 से कम होना चाहिए. ये तो ऑप्शन बिल्कुल बंद. कुछ ऑप्शन इस तरह एमसीक्यूज में गिवन होते हैं कि वो डायरेक्टली जब आप उसको देखते हो उसको आप क्या करो? इग्नोर कर लेते हो. आप खुद ऑप्शन सी ऑप्शन की तरफ खुद जल्दी पहुंच जाओगे. ऑप्शन बी में क्या लिखा है? एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से. यहाँ पर क्या लिखा है? मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि एनर्जी क्या होना चाहिए? एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए
एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। यहाँ पर ई का मतलब क्या है, एनर्जी। ई जब ये एरो का निशान मतलब ये क्या है, ये तीर का निशान इस तरह खुला हो, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा उसका मतलब क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। तो एनर्जी क्या होना चाहिए, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होनी चाहिए, जबकि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होना चाहिए। और यही करेक्ट ऑप्शन है। जब कॉम्पटन इफेक्ट होगा उसके लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होती है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रिक्वायर्ड होती है, जबकि 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, या 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन हो या 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन से क्या हो, ज्यादा हो, मगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी कम होनी चाहिए। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी ऑप्शन डी दोनों ही क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी और ऑप्शन ए ये क्या है, तीनों बाकी क्या है, सारे रॉन्ग ऑप्शन, जबकि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो एमसीक्यू नंबर 32, द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ एन, यहाँ पर क्या लिखा है, गामा रेज। एन गामा रेज नहीं आता, यहाँ पर सिंपल आ गामा रेज। A gamma rays photon of wavelength is 10 angstrom. To that of radio waves of wavelength क्या है, 1000 angstrom. आपसे सिंपल क्या पूछा हुआ है, द रेशियो ऑफ द एनर्जी। क्या आप क्या गामा रेज और किसका रेडियो वेव्स आपकी वेवलेंथ आपको क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है। आपसे पूछा कि इन दोनों की रेशियो, एनर्जी की रेशियो क्या होगी, वेवलेंथ गिवन है, एनर्जी की रेशियो तो आप बताओगे। बहुत सिंपल, आपको वेवलेंथ गिवन है और एनर्जी की रेशियो आप बताओगे। वेवलेंथ आपके साथ क्या गिवन है, आपको पता भी है कि एनर्जी का किसके साथ, वेवलेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। ये भी आपको पता है कि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, और एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ भी इनवर्स रिलेशन है। तो एनर्जी का वेवलेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। HC डिवाइडेड बाय, आपने फार्मूला भी पढ़ा था कि एनर्जी इज इक्वल टू, ये फार्मूला मैं हर बार रिलेशन नहीं लिख रहा हूँ, सही, एनर्जी इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाय लैम्डा। एनर्जी का वेवलेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, जबकि प्लंग H और C दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए जब H और C दोनों कांस्टेंट है तो एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो आप सिंपल क्या, आपसे क्या पूछे, क्या रेशियो बता, रेशियो आप किस तरह बताओगे, सिंपल एनर्जी ऑफ क्या लिख, पहले क्या गिवन है, द एनर्जी ऑफ गामा, मतलब एनर्जी ऑफ गामा रेज टू एनर्जी ऑफ क्या, रेडियो वेव्स। सिंपल, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो इसलिए यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ क्या आएगा, वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ गामा रेज। तो सिंपल वेवलेंथ कितनी गिवन है आपको, पहले गामा रेस की वेवलेंथ कितनी गिवन है, गामा रेस की वेवलेंथ यहाँ पर क्या आ रहा है, रेडियो वेव्स, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, एनर्जी ऑफ गामा टू एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स, जबकि वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ ऑफ गामा टू वेवलेंथ ऑफ, सॉरी, वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स टू वेवलेंथ ऑफ गामा। ये नीचे क्या है, गामा, मैं गामा को इस तरह वाई से रिप्रेजेंट करता हूँ, जबकि आर का मतलब क्या है, रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स का वेवलेंथ क्या है, 1000 एंगस्ट्रॉम, 1000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय उसका, जबकि गामा रेस का क्या गिवन है, 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, सही है। तो 0 के साथ कैंसिल हो गया, एंगस्ट्रॉम के साथ कैंसिल हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 1, तो रेशियो क्या बन गया आपके साथ, 100:1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इसका एनर्जी का रेशियो होगा। सिंपल, ऑप्शन ए में क्या लिखा है, 1:100, नो 1:100 नहीं बल्कि 100 है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी में लगा देते हैं कि 1:100 नहीं बल्कि 100:1, तो इसलिए ऑप्शन कुछ मिक्सअप गिवन होते हैं, तो इसलिए अपने करेक्ट ऑप्शन की तरफ जल्दी नहीं करना है, पहले गौर से देखना है। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, 100:1, बिल्कुल ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। जबकि एमसीक्यू नंबर 33, फोटोन नहीं, ये क्या है, फोटोन, फोटोन ऑफ वायलेट लाइट, सही है। आपको वायलेट लाइट, फोटोन ऑफ वायलेट लाइट हैज 3 times एनर्जी एज कंपेयर टू फोटोन ऑफ रेड लाइट। द मोमेंटम रेशियो ऑफ वायलेट टू रेड विल बी, फिर से आपको क्या है, रेशियो पूछ रहे हैं। इस तरह एमसीक्यूज क्या है, आते भी है, और फास्ट पेपर में इस तरह एमसीक्यूज आए भी है। मैंने फास्ट पेपर का जो फास्ट पेपर एमसीक्यूज है वो भी क्या करता हूँ, यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो एक वायलेट लाइट का फोटोन है उसकी एनर्जी 3 times ज्यादा है एज कंपेयर टू द फोटोन ऑफ रेड लाइट। आप बताओ इसकी मोमेंटम की रेशियो क्या होगी। तो आपको तमाम रिलेशन आने चाहिए। आपको मैंने बताया कि एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर सी तो क्या है, कांस्टेंट, सी क्या है, कांस्टेंट। तो एनर्जी का मोमेंटम के साथ कौन सा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। कुछ सी दफा इस तरह, मतलब इस तरह एमसीक्यूज आते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो तमाम रिलेशन आपको आने चाहिए, और हर चीज में एनर्जी का मोमेंटम के साथ, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ, एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ तमाम रिलेशन भी आने चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पर एनर्जी का मोमेंटम के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। ये पी क्या है, मोमेंटम, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आप रेशियो बना सकते हो। एनर्जी आप पहले क्या गिवन है, एनर्जी ऑफ फोटो क्या है, वायलेट। तो मैं यहाँ पर वी लिखता हूँ, एनर्जी ऑफ वायलेट टू एनर्जी ऑफ रेड, सही है, इज इक्वल टू डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, मोमेंटम ऑफ वायलेट टू मोमेंटम ऑफ क्या आएगा, मोमेंटम ऑफ रेड। तो सिंपल यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो। आपने क्या फाइंड करना, इन दोनों की मोमेंटम की रेशियो फाइंड करनी। किसकी, मोमेंटम, पी वी डिवाइडेड बाई पी आर। मतलब सिंपल यहाँ पर क्या आएगा,
एनर्जी यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एनर्जी क्या बताए कि 3 टाइम्स ज्यादा है किसका, वायलेट का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 टाइम्स एनर्जी ऑफ वायलेट वी, 3v, सही है। 3v का मतलब ये है कि वायलेट लाइट, सही है, वायलेट लाइट। और एनर्जी ऑफ एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ रेड लाइट, तो रेड लाइट की एनर्जी क्या है आपके साथ 1v, वी के साथ क्या हो गया कैंसिल, सॉरी 1v नहीं, वी का यहाँ पर क्या, आप वी लिखो ही ना, आप वी से क्या है कंफ्यूज, वी का मतलब क्या है वायलेट और नीचे क्या है रेड, सीधे इसलिए आप इसको लिखो ही ना। आपसे सिंपल बताया कि वायलेट लाइट की एनर्जी 3 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड लाइट, तो मैंने वायलेट लाइट की एनर्जी क्या है 3 लिख लिया, जबकि नीचे क्या है रेड लाइट की एनर्जी क्या होगी 1 टाइम। तो सिंपल 1 यहाँ पर आपके साथ रेशियो क्या बन गया 3:1। आंसर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है 3:1, 2:1, 1:3, 1, सिंपल ऑप्शन भी क्या है करेक्ट है 3:1। तो सिंपल आपको मोमेंटम की रेशियो गिवन इन रिलेशन बताया कि एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट, सही है। तो रेशियो बताओ क्या डायरेक्ट रिलेशन है, तो रेशियो सिंपल आपके साथ आ जाएगी 3:1। अगर यहाँ पर लिखा था कि फोटोन ऑफ वायलेट लाइट की एनर्जी 2 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू अ फोटोन ऑफ रेड लाइट, फिर आप क्या बताते, फिर आपके साथ आंसर क्या आता 2:1 आता। अगर आपको पता है कि फोटोन की वायलेट लाइट की एनर्जी 10 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड लाइट, तो फिर क्या था 10:1। तो सिंपल इस तरह डायरेक्ट रेशियो आपके साथ आती है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये आसान से एमसीक्यू, सिंपल आपको रिलेशन आना चाहिए। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 34, द वर्क फंक्शन ऑफ अ टंगस्टन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है, सही है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द टंगस्टन विल बी, आपने सिंपल क्या बताना है, कट ऑफ वेवलेंथ क्या है टंगस्टन की बतानी है, सिंपल आपने वेवलेंथ बतानी है। और यहां पर वेवलेंथ किस में गिवन है, मीटर में आपने बतानी है, किस में बतानी है, मीटर में बतानी है। तो यहां पर आप क्या करोगे, शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते हो, तो यहां पर आप वेवलेंथ की, आपको पता है कि वर्क फंक्शन किसके इक्वल, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नोट। एफ नोट का मतलब क्या है, एफ नोट का मतलब क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सही है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, सही है। मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, सी इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गया, सी डिवाइडेड बाय लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी की जगह मैं सी डिवाइडेड बाय लेमडा भी लिख सकता हूं, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा। आपने क्या बताना है, कट ऑफ वेवलेंथ, यहां पर आपने छोटा सी लगाना है। ये कौन सा वेवलेंथ है, कट ऑफ वेवलेंथ, सही है। ये कौन सा वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ। तो सिंपल आपने क्या, वर्क फंक्शन आपको गिवन है, जबकि आपने वेवलेंथ फाइंड करना है, तो सिंपल आप क्या करोगे, कट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा। ये आसान, सॉरी लेमडा नहीं, एच सी डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन, आसान रिलेशन है, आप इसको खुद यूज करो, आपके साथ आंसर आएगा। अब किस तरह मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इस एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए मैं एमसीक्यू नंबर 29 को क्या कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो कि एमसीक्यू नंबर 29 को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो इसलिए मैं इसको अभी मिटा रहा हूं, एमसीक्यू नंबर 29। आपके साथ क्या गिवन है, आपने सिंपल क्या बताना है, सबसे पहले आपको एनर्जी किस में गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने, जब मैंने आपको बताया, जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में जाओगे, जाउल्स में जाओगे, तो एनर्जी को आपने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाओगे तो सिंपल मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ सही। अगर आप जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाओगे तो सिंपल क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ ये मैंने आपको बताया भी। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, 4.2 मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, जॉल्स में। 4 क्या लिखा हुआ है, 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹। तो जब मैं इसको 4.2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर ऑलमोस्ट 7.2228 आएगा। सी अप्रोक्सीमेशन से हल करो, 1.6 को 4.5 से मल्टीप्लाई करो, सही है। और 10⁻⁻, उसी तरह 10⁻⁻⁻⁹ ये किस में कन्वर्ट हो गया, जाउल्स में। एनर्जी भी जाउल्स में कन्वर्ट हो गई। अब आपने सिंपल क्या बताना है, वेवलेंथ बताना है। अब सिंपल रिलेशन आसान, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच सी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁹, सॉरी -34 मल्टीप्लाई बाय फिर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁸ डिवाइडेड बाय, इसके बाद नीचे क्या लिखा है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन आपके साथ क्या है, वर्क फंक्शन आपको कितने के, द वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन, सॉरी ये क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन आपके साथ क्या है, सही सही, तो वर्क फंक्शन आपके साथ क्या है, 7.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ सही है। तो ऑलमोस्ट आपके साथ एनर्जी इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा, आपके साथ प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, और नीचे क्या क्या, वर्क फंक्शन। आपने क्या बताना है, वेवलेंथ। तो बहुत ही आसान सिंपल, मैं यहाँ पर 6.6 और 7.8 को अप्रोक्सीमेशन से मैं हल कर रहा हूँ। मैं लेट सपोज इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, कैंसिल कर लेता हूँ। मैं अप्रोक्सीमेशन से हल कर रहा हूँ, सही, आपने ये बात को समझना है। मैंने इन दोनों को कैंसिल कर लिया, तो 10⁻⁻34 ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर क्या आएगा, रिलेशन कट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या गया, 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर आंसर से 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻�34 प्लस 19
+8 सही है। तो यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, -34 + 19 + 8। तो जो इसको आप क्या करोगे, हल करोगे। जब आप इसको हल करोगे तो ऑलमोस्ट आपके साथ क्या आएगा, -34 से -19 में पहले क्या करो, माइनस करो, फिर +8। तो ऑलमोस्ट क्या आएगा, 3 × 10 की पावर क्या आ जाएगा, -7। क्या आएगा, -7। तो अगर मैं क्या करूं, यहां पर क्या गिवन है, 7 मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, किलोमीटर। तो आप सिंपल यहां पर कन्वर्जन कर सकते हो। -7 किसके ज्यादा करीब है, मिलीमीटर के ज्यादा करीब है। तो इसमें एमसीक्यू नंबर 30 को भी क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। तो सिंपल यहां पर क्या होगा, सिंपल रिलेशन आपने क्या करना है, कट ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, 300 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, यहां पर मैंने पॉइंट क्या कर लिया, 2 गुना क्या कर लिया, मूव कर लिया। तो यहां पर क्या जाएगा, -9 मीटर। 300 10⁻⁹ मीटर। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, 300 क्या हो जाएगा, नैनोमीटर। अब 300 के साथ जो ज्यादा करीब आंसर क्या है, सब में 275 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अप्रोक्सीमेशन सैल किया। स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट क्या है, 2.88 × 10⁸ हम 2.88 की जगह क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। तो इस तरह मैं अप्रोक्सीमेशन सैल कर रहा हूँ। तो 300 के ज्यादा करीब सब में 275 लिखा है। तो आपके साथ 300 नैनोमीटर, तो ऑप्शन क्या है, 300 के साथ ज्यादा करीब क्या है, 275 मिलीमीटर, 9 नैनोमीटर, ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट। तो इसलिए आप अप्रोक्सीमेशन से भी क्या कर सकते हो, हर आंसर को आप अप्रोक्सीमेशन से करो। क्योंकि अभी 7.286 को आप डिवाइड करने बैठे जो है कि 7.86 किस तरह डिवाइड करोगे ब्रैकेट। तो आप क्या करना है, टाइम बचाना है, तो इसलिए डायरेक्ट क्या अप्रोक्सीमेशन से ही डिवाइड करते जाना है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।